हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग अपने परिवार के साथ मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हो, कोचिंग ट्यूशन जैसे भी है, आप अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में तो स्कूल खुलेगा ही और आपका जो कंटिन्यू प्रोसेस में है जो चीज़ें वो ऑलरेडी कंटिन्यू रहेंगी। तो इसी के सेंस में, इसी के टर्म्स में हमने आपको क्लास 9th में अब तक जो है 2-3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। इससे पहले मैंने एप्लाइड ज्योमेट्री बताया था जो कि बेसिक कंसेप्ट से बात किया था। आज जो मैंने टॉपिक लेकर आया हूँ वो लाइन और एंगल्स की बात करते हैं। लाइन और एंगल में कुछ चीज़ें जैसे लाइन की डिफिनीशन, रेस की डिफिनीशन और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया है। जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक होगा। हम देखिए एनसीईआरटी के बेसिक पर हम पढ़ा रहे हैं, बाकी उसकी जो एक्सरसाइज की बात है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, या हमारा एक ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके उससे क्वेश्चन सोल्यूशन आप करवा सकते हैं। इस पर मैं कोशिश करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप ऑलरेडी जो है क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया वो लाइन एंड एंगल्स का है। तो चलिए हम एंगल्स की बात करते हैं। और जहां तक एंगल की बात है तो आप इससे पहले भी एंगल के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंगल को। तो देखिए एंगल की डिफिनीशन क्या होती है। एन एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू नॉन कोलिनियर रेस विद इन अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर रेस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो एक दूसरे के ऊपर ना आ रही हो, मतलब अलग अलग लाइन हो, तो ऐसी लाइन को हम नॉन कोलिनियर लाइन इससे पहले वाले लेक्चर में बात किया था। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक इनिशियल पॉइंट्स पर जो लाइन मीट करती है उसे हम एंगल कहते हैं। जहां तक इनिशियल, जैसे ये आपको क्या है कि ये दो रेज हैं और ये इनिशियल पॉइंट है, कॉमन इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर ये मिल रही है तो यही एंगल फ्रेम कर रही है। और जो स्पेस है इनके बीच में, जो स्पेस है वो एंगल डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जो यहाँ कॉमन इनिशियल पॉइंट ए है ये वर्टेक्स कहलाता है आपका। और द रेज फॉर्मिंग एन एंगल इज कॉल्ड द आर्म्स और साइड। ये जो दोनों रेज है ए बी और ए सी, ये आर्म कहलाती है या साइड कहलाती है, ठीक है ना। द एंगल फॉर्म्ड बाई टू रेज ए बी एंड ए सी डिनोटेड एज एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आर सी ए बी। आप दोनों तरफ से कह सकते हैं, बी ए सी कहिए या सी ए बी कहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। कीपिंग द वर्टेक्स ए इन द मिडिल। आप जब भी नाम लीजिए तो उसको जो वर्टेक्स पर एंगल काउंट कर रहे हैं उसको मिडिल में रखिए, या फिर सीधा सीधा आप एंगल ए कह दीजिए तब भी ठीक है, एंगल ए की बात कर रहे हो। लेकिन अगर 3 वर्ड से आप तीनों अक्षर ले रहे हो उसका नाम से, तो आपको जो वर्टेक्स है वो मिडिल में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा अभी में। चलिए हम और आगे इस पर बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो देखिए एंगल, जैसे मान लीजिए आपने एंगल बनाया था, ये चलिए आपका एंगल है कोई, मान लीजिए ये आपका बी है, ये ए है, ये सी है, ठीक है ना, ये कोई एंगल है। अब एंगल में एक्सटीरियर पार्ट और इंटीरियर पार्ट होता है। एंगल में क्या होता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट होता है। तो जो ये पार्ट होता है, जैसे जो ये पार्ट होता है, ठीक है ना, ये जो पार्ट है आपका, जो ये पार्ट है आपका पूरा, ये पार्ट, तो ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीरियर पार्ट, ठीक है ना, इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है। और जो ये पार्ट होता है आपका, ये पार्ट जो बाहर पार्ट होता है इसके, या जो इस साइड में पार्ट होता है ये, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इस रे के दूसरी साइड वाला बाहर का जो पार्ट होगा, यानी कि ये जो पार्ट इसको कहेगा, ये एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है ना। तो आउटसाइड ऑफ रेस सी ए एंड ए बी पॉइंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। और इनसाइड जो होंगे रेस के ए बी और ए सी के, वो क्या कहलाएंगे, इंटीरियर साइड्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट आप समझ गए होंगे या साइड्स में। तो इसको ऐसे ही बना लीजिए आप, जैसे बना हुआ है इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। तो एक वर्ड और है यहाँ पर, कॉन्ग्रेंट ऑफ एंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट एंगल। कॉन्ग्रेंट एंगल जो है कॉन्ग्रेंट एंगल, कॉन्ग्रेंट एंगल वर्ड तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये भी जान लीजिए कि कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है।
कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट एंगल का मीन्स होता है कि इक्वल एंगल। कॉन्ग्रेंट एंगल का मतलब क्या होता है? इक्वल एंगल, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेंट एंगल का इक्वल, कॉन्ग्रेंट एंगल क्या होता है? इक्वल। तो दो एंगल अगर कोई है तो वो कभी, जब कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब वो सेम हो मेजरमेंट में। वो क्या हो? मेजरमेंट में सेम हो। टू एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रेंट होता है इफ मेजरमेंट आर सेम, समझ रहे ना। टू एंगल आर सेम आर कॉन्ग्रेंट if their measurement are same, ठीक है। तो ये भी वर्ड जाने रहिए, मान लीजिए कभी मिल जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। कॉन्ग्रेंट या सेम एंगल दोनों एक ही बात होती है। तो कॉन्ग्रेंट एंगल मतलब होता है जब दोनों दो एंगल सेम हो तो उसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एंगल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल इसके बारे में आपको बहुत सारे बच्चों को पता होगा टाइप ऑफ एंगल क्या होता है, क्योंकि ये सारी पिछले क्लास में भी थी, लेकिन यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए टाइप ऑफ एंगल बेसिकली जो है 5 प्रकार से, जो बेसिकली जो मतलब देखा जाए तो वो 5 प्रकार के ही हैं। वो क्या है कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ये टाइप के हैं। इन टाइप को मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में इनकी डिफिनीशन दे दिया हूँ, आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। तो राइट एंगल क्या होता है? आपको पता है कि एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। कोई ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल कहलाता है। इसको ऐसे सीधा बनाते हैं, इस फॉर्म में ऐसे बनता है जैसे दिख रहा है। इसकी मेजरमेंट कितनी होती है? 90 डिग्री। जैसे सी बी ए सी या सी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा और लेस देन 90 जो डिग्री एंगल होता है वही क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। जैसे एंगल बी ए सी लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये क्या है? देखिए बी ए सी ये बना हुआ है 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम ये जा रही है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल अगर देखें तो ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। यहाँ क्या लिखा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। दैट इज मीन्स 90 डिग्री लेस देन एंगल बी ए सी लेस देन 180 डिग्री। शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ डायग्राम बना हुआ, ये 90 लाइन है, 90 से ग्रेटर हो गया है और 180 से कम हो गया है, ठीक है ना। अब आगे क्या है? एंगल बी ए सी बना था। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। ये रे जब सीधा हो जाती है, ये एसी रे सीधा आ जाएगी तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मेजर इज 180 एंड एंगल इज मेजर इज 180 इज स्ट्रेट एंगल। एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये है सीधा एंगल बनता है यहाँ पर 180 डिग्री सीधा एंगल है, जो है सी ए बी, ये सीधा एक 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। समझ रहे ना? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 180 डिग्री दैट इज मींस 180 डिग्री लेस देन एंगल बीएसी लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या होता है? ए बी इनिशियल लाइन है, उससे जो है ये रेस नीचे तरफ आ जाएगी, जो 180 से बड़ा है और 360 से कम है, तो सी ए बी। तो ये आपके टाइप ऑफ एंगल्स हुए। ये क्या हुए? टाइप ऑफ एंगल्स। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 2 एंगल और मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग और वैसे भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से। एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए 2 डिफिनेशन और देख लीजिए आप। एंगल में ही है ये सब, कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। इस पर आई होप कि आप लोग को पता भी होगा, आपके यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, करवाए भी होंगे, 8th क्लास में रहा होगा या पहले। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 2 एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 90 डिग्री। 2 ऐसा एंगल जिसका सम कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं।
जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री का कंप्लीमेंट 45 ही होता है, ठीक है, 50 डिग्री 40 डिग्री, तो इस तरीके से। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 30 + 60 = 90। एक नोट यहीं पर लगा दिया हूँ कि अगर मान लो कोई एक एंगल पता है आपको, तो उसका अगर कंप्लीमेंट्री निकालना हो तो कैसे निकालोगे। जैसे मान लो कि आपके पास यक्स कोई एक एंगल है जिसका कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करोगे, 90 - x कर दोगे, ठीक है ना। तो जो भी एंगल होगा किसी भी एंगल का, जैसे 20 एंगल है आपके पास, 20 का कंप्लीमेंट्री 90 - 20 70, ठीक है ना, तो 70 होगा 20 का। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ। अब आपसे सप्लीमेंट्री की बात करें तो 2 एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 और 60 डिग्री, 120 और 60 डिग्री, ठीक है ना। तो 120 और 60 का सम क्यों, तो सप्लीमेंट्री है क्यों, 120 + 60 = 180 डिग्री आता है, ठीक है ना। नोट यहाँ भी मैंने लिख दिया है कि अगर मान लो किसी एंगल, हमें कोई एक एंगल पता है, उसका सप्लीमेंट्री निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। इफ x 0 यानी x इज द एंगल, देन इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 - x डिग्री, ठीक है ना। तो किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 180 से माइनस कर दो, किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना है तो उसे 90 से माइनस कर दो, ठीक। तो ये तो बात हुई कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की। तो इसको भी ऐसे नोट कर लीजिए, आप अपना नोट बना लीजिए। तो चलिए इसके आगे भी देखते हैं क्या है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है ना। हम लोगों को क्या है कि एडजेसेंट एंगल के बारे में देखते हैं क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल, देख लीजिए। इसी की बेसिस पर लीनियर पेयर एंगल बनता है। तो 2 एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट, 2 एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट। तो एडजेसेंट एंगल होने के लिए 2-3 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। पहली बात तो वो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। दूसरा, दे हैव अ कॉमन आर्म्स। दूसरी बात कि एक उनके पास कॉमन आर्म्स होना चाहिए, साइड होनी चाहिए। तीसरा, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के दूसरी साइड में होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो, ये एक एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर BD कॉमन आर्म है और AB और BC नॉन कॉमन आर्म है। तो ये दोनों इसके अपोजिट साइड में, मतलब ये इधर है और ये इधर है, ठीक है ना, 2 एंगल। तो उसी तरीके से तो यहाँ डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स इन द गिवन फिगर। जैसे देखो ये फिगर में जो लिखा है कि एंगल ABD एंड DBC, ABD और DBC, ये एंगल और ये एंगल आर एडजेसेंट एंगल। रे BD इज दियर कॉमन आर्म्स, यानी कि BD जो है वो कॉमन आर्म्स है, एंड पॉइंट B इज दियर कॉमन वर्टेक्स। ये पॉइंट B जो है वो कॉमन वर्टेक्स है। रे BA एंड रे BC, रे BA एंड BC आर नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है जो यहाँ डायग्राम में है। तो ये एक एडजेसेंट है, ठीक है। अब इसी एडजेसेंट एंगल के बेसिस पर हम लीनियर पेयर एंगल पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर पेयर एंगल। तो चलिए लीनियर पेयर एंगल के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइन एंगल्स में। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है कि 2 एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर 2 अपोजिट रेस। जैसे देखो ये तो कॉमन रेस थी, अभी पिछले वाले डायग्राम में हमने वैसे बनाया था। ये पिछला वाला डायग्राम तो ऐसे बना था ना कि ये ऐसे बना था, ये एक कॉमन आर्म थी, ठीक है ना, ये कॉमन आर्म थी। अब की बार क्या कह रहा है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म थी, ये और ये नॉन कॉमन आर्म थी, ये कॉमन आर्म थी। तो अब क्या कह रहे हैं, ये नॉन कॉमन आर्म जब है वो अपोजिट हो जाए, एक लाइन में आ जाए। तो वही लिखा हुआ है कि दियर नॉन कॉमन आर्म आर 2 अपोजिट रेस। तो जैसे ये और ये नॉन कॉमन आर्म थी, ये अपोजिट रेस में आ गई, मतलब एक लाइन में आ गई। देन इन दिस केस द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री। अगर ये ऐसा है, मतलब कोई भी एडजेसेंट एंगल में अगर नॉन अपोजिट साइड जो है रे में आ जाए, एक सिंगल लाइन में आ जाए, तो इस तरीके से जो एंगल बनता है उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना।
तो हम इस प्रकार से एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, एक ऐसे रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल की बात करता है। बस एक कंडीशन, स्पेशल कंडीशन हो जाती है कि दोनों अपोजिट रेज जो है वो एक सीध में आ जाती है, ठीक है ना। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180, जैसे इन दिस फिगर में AOC प्लस COB, AOC प्लस COB इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर अगर इसको x कहें इसको y कहें तो हम कह सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ये तभी होगा, एक बात यहाँ याद रखो, क्योंकि ये भी एडजेसेंट है, ये भी एडजेसेंट है, ये भी एक एडजेसेंट एंगल ही है, तो ये एक एडजेसेंट है। तो इस केस में जैसे ये x है ये y है, इस केस में तो नहीं होगा, लेकिन इस केस में ये स्पेशल केस हो जाता है, तो ये लीनियर पेयर कहलाता है। और उस केस में हम कह सकते हैं लीनियर पेयर का सम 180 होता है। तो जब दो रे के बीच में कोई एक रे होगा तो उनका सम 180 होगा, ठीक है ना। अब इसमें कहीं भी कुछ भी, जैसे इसको हम खींचते हैं, इसको हटा दे, तब भी वही एक आएगा, ठीक। तो एडजेसेंट होने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात कि ये कॉमन रेज अपोजिट हो जाए, तब उस केस में जो एंगल बनेगा टोटल वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है और इस कंप्लीट एंगल में सभी का मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो चलिए एक लास्ट आर्टिकल और बच रही है, अपोजिट एंगल, उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल की वहां तक बात है, तो इसको डायरेक्ट डायग्राम से ही समझ लीजिए, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है। तो देखो टू रेज जो होती है, जैसे मान लो ये A और B रेज है और एक रेज आपकी C और D है, एक रेज क्या है, C और D है, ठीक है ना, टू रेज। और इन सबका वर्टेक्स जो है यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट O हो, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। जैसे दो रेज, अगर दो रेज एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर कट करे, एक पॉइंट पर कट करे, तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। जैसे देखो ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ठीक है ना, और ये इसके वर्टिकली अपोजिट होगा, ये, ठीक है ना। तो यहाँ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट बनता है ये आपका। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनेगा वो पेयर वाइज बनेगा आपका। तो दो केस में बनेगा, देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ लिखेंगे देयर आर टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पहला क्या है कि एंगल COB एंड एंगल AOB, और दूसरा क्या है एंगल COA एंड एंगल DOB, ठीक है ना। ये आपके दो अपोजिट एंगल होंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, मतलब इसकी एक ये कहें कि यहाँ पर एक नोट्स भी है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर आल्सो आपस में जो होते हैं इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। जैसे ये 1 है, ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, ठीक है ना। ये आपस में एंगल क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो ये एक नोट यहाँ बढ़ा लीजिएगा आप, एक नोट बढ़ा लीजिएगा कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट then vertically opposite angles are equal, then vertically opposite angles are equal, ठीक है ना। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस केस में अगर आप जाने तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ हम रफ करके लिख दे रहे हैं। इस केस में ये अपोजिट एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट इज मीन्स
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इस डायग्राम की बात कर रहा हूं कि ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी अगर दो लाइन वर्टिकली अपोजिट इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है। तो आई होप कि ये आपको इतनी बात समझ में आई होगी। और अब आपकी एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब आपकी जो है पहली एक्सरसाइज यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी मैंने बता ही दिया था, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो उसके बारे में तो आप जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जो है आपका जहाँ तक हो गया, अब आप अपना ये क्वेश्चन करिएगा, पहले एग्जाम्पल देख लीजिएगा, उसके बाद 6.1 एक्सरसाइज है। तो 6.1 एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे, इसको आप पहले इतना देख लीजिएगा, फिर हम इस पर जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप इसको नोट करके इसको करिएगा, ठीक।